प्यारा बच्चा, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका जो एक क्वेश्चन है, कम से कम एक क्वेश्चन आपको हर साल हर सेट में क्लास 12 के यूपी बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है तो आप उसको छोड़कर ना आए, है ना। आप इस वजह से परेशान ना हो कि आपका ये क्वेश्चन जो है आपका छूट गया, आपका तैयार नहीं था। क्योंकि चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आसान होने के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि आप जैसा कि जानते हो कि पहले यूनिट से कम 8 नंबर का तो पेपर में आता ही है। तो 8 नंबर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें से पक्का आना है, वरना 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आपका जो है क्वेश्चन आया था। क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 3 नंबर में आया था और एक क्वेश्चन चौथे चैप्टर से आया था, क्योंकि इसी की यूनिट का एक भाग है। उसमें से जो क्वेश्चन आया था वो 5 नंबर का आया था। बहुत ही अच्छे तरीके से इस यूनिट को तैयार करना है, क्योंकि यूनिट बहुत सरल है। अगर आप बिल्कुल शालीनता के साथ, शांति के साथ इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है, जहां से हम स्टार्टअप करने वाले हैं, वो हेडिंग आपकी है क्षेत्रफल सदिश। वो हेडिंग आपकी क्या है प्यारा बच्चा? वो हेडिंग है आपकी क्षेत्रफल सदिश। प्यारा बच्चा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे अभी। अब प्यारा बच्चा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 11 को जब पढ़ा था तो उस क्लास में हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था, मापन, मात्रक एवं राशियां वाला। तो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? उस चैप्टर हमने हमने राशियों के बारे में पढ़ा था, है ना। सदिश राशियां, अदिश राशियां, और वहां हमने देखा, हमने पाया था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सामान्यतः क्षेत्रफल सदिश राशि ही होती है, लेकिन अगर इस क्षेत्रफल को, किसी भी पृष्ठ को उठाकर हम किसी ऐसे क्षेत्र में रख दें जो खुद में एक सदिश हो, तो उस कंडीशन पर क्षेत्रफल हमारा जो है प्यारा बच्चा वो एक सदिश राशि बन जाता है, यानी वो क्षेत्रफल हमारा सदिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि कोई एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नशा करता है, सब कुछ करता है। अगर वो किसी कारणवश हम उसे उठाकर उसे ऐसी जगह से खींच कर लाकर हम ऐसी जगह पर बैठा दें जहां पर बैठे सभी व्यक्ति बहुत ही सज्जन हों, जो किसी प्रकार का धूम्रपान या नशा ना करते हो, तो वहां पर उस व्यक्ति को भी जो नशा करता था उसी नजर से देखा जाएगा, जिस नजर से बाकी लोगों को देखा जाता है ना। वहां पे बाकी जितने भी लोग बैठे हैं, जिस नजर से देखा जाता है कि वो कोई नशा नहीं करता, तो उसको भी उसी में शामिल कर दिया जाएगा, है ना। हम वहां पे मान लेंगे कि वो भी शायद नशा नहीं करता होगा। या कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वो चोरों के जाकर बीच में बैठ जाए और वहां पर रेड पड़ जाए, तो वो कितना भी कहे कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसे भी चोरों की श्रेणी में शामिल वहां पर कर दिया जाएगा। ठीक वैसा ही कुछ होता है हमारे क्षेत्रफल के साथ। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल को उठाकर हम किसी ऐसे क्षेत्र में रख दें जो खुद में क्या हो, खुद में एक सदिश हो, तो उस क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे प्यारा बच्चा? क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि किसी सदिश क्षेत्र में रखें। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे? किसी सदिश क्षेत्र में उपस्थित क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं।
इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है उसको कैपिटल ए से है ना रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे सदिश लिखा है तो सदिश की पहचान क्या होती है? सदिशों को या तो अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके किसी भी कैपिटल लेटर को एक मोटे अक्षर के रूप में लिखा जाए तब वो सदिश को इंडिकेट करता है, या फिर हम क्या करें, या फिर हम उस अल्फाबेट के ऊपर जो एक एरो बना दें तो वो क्षेत्रफल की जो सदिश की श्रेणी में आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ हुआ है, क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश क्योंकि है क्या, क्षेत्रफल सदिश चूंकि है क्या, किसी सदिश क्षेत्र में उपस्थित क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट, क्षेत्रफल को प्यारा बच्चा इंग्लिश में एरिया कहते हैं। एरिया का पहला लेटर ए होता है, इसीलिए इसे कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, लेकिन चूंकि इसके पीछे सदिश लिखा है तो सदिश की पहचान क्या होती है कि किसी भी कैपिटल लेटर के ऊपर अगर एरो लगा है तो वो क्या होता है? वो प्यारा बच्चा सदिश होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमने कैपिटल ए के ऊपर सदिश का जो चिन्ह होता है, जो वेक्टर होता है, उसको हमने लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके फार्मूले की। आपने पढ़ा होगा एकांक सदिश के बारे में। अगर हम एकांक क्षेत्रफल सदिश की बात करें प्यारा बच्चा, हम बात करें एकांक क्षेत्रफल सदिश की, तो एकांक क्षेत्रफल सदिश तो उसको बेटा एक कैप से इंडिकेट करते हैं। एक कैप बराबर होता है ए वेक्टर, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश अपवाद में परिमाण होता है ना, यानी ए का माड। ए का माड का मतलब होता है जो क्षेत्रफल सदिश है उसका परिमाण। ठीक है, यहां से अगर ए वेक्टर निकालें हम तो ये निकल के आएगा ए कैप और मल्टीप्लायर में ए माड। क्योंकि ये माड का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी प्लस माइनस का साइन है उस साइन को वो दूर कर देगा और बिल्कुल एक उदासीन टाइप का ए को प्रस्तुत करेगा और यहाँ पर लास्ट में ए कैप आ जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा एकांक सदिश का फार्मूला है, सॉरी क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला है। क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप, जहां पर ए आपका क्या है? जो क्षेत्रफल सदिश है इसका परिमाण है और ए कैप क्या है? एकांक सदिश है या एकांक क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, इसके बाद नोट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में प्यारा बच्चा क्या है? हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल एक वास्तविकता में क्या होती है? एक अदिश राशि ही होती है। ठीक है, नोट में लिखेंगे क्षेत्रफल सामान्यता, क्षेत्रफल सामान्यता एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। प्यारा बच्चा इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और जो हमारा प्यारा बच्चा अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है घनकोण। ठीक है, अगला टॉपिक प्यारा बच्चा हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा घनकोण है। घनकोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल भी कहते हैं। प्यारा बच्चा घनकोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल भी कहते हैं। अब घनकोण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। प्यारा बच्चा जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कि अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो व्रत होता है, क्या प्यारा बच्चा, जो व्रत होता है हमारा, इस व्रत में दरअसल होता क्या है? अगर इस व्रत की परिधि पर हम कोई चाप लगाएं, हम क्या करें प्यारा बच्चा? हम इस व्रत की परिधि पर कोई एक चाप लगाएं। ठीक है, चलिए एक मैंने चाप लगा दी, इस व्रत की परिधि पर क्या करा? एक चाप लगा दी। ये चाप क्या करेगी? ये चाप ये चाप व्रत के केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगी, है ना, एक कोण अंतरित करेगी, जिसका मात्रक प्यारा बच्चा क्या होता है? जिसका मात्रक, ये क्या अंतरित हो गया? ये अंतरित हो गया कोण। ठीक है, और इसका मात्रक प्यारा बच्चा होता है रेडियन, प्यारा बच्चा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले जो कैसा हो, जो गोलीय हो, है ना, वो वृत्तीय था, जैसे कि चूड़ी हो गई हमारा, कंगन हो गया, और ये हमारा क्या है? ये हमारा गोलीय सरफेस है।
गोलीय सरफेस का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जैसे तरबूज हो गया आपका, खरबूज हो गया, गेंद हो गई, बॉल, फुटबॉल, ठीक है, लाइक इस तरह से कुछ भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो इस प्रकार का हो, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारा बच्चा, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा। अब इस पृष्ठ, अब जो ये गोला है, ये क्या है प्यारा बच्चा, मैंने इसको नाम दे दिया है गोला, क्योंकि गोला है भी। अब इसका क्या है, इसका पृष्ठ है, और इसके पृष्ठ पर कोई भी क्षेत्रफल जो होगा वो इसके केंद्र पर भी एक कोण अंतरित करेगा, और इस कोण को ही प्यारा बच्चा क्या कहते हैं, इस कोण को प्यारा बच्चा घनकोण कहते हैं, ठीक है। प्यारा बच्चा होता क्या है दरअसल, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि गेंद, फुटबॉल या तरबूज, खरबूज, इस तरीके का कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के जो पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु द्वारा उस पृष्ठ के केंद्र पर एक कोण अंतरित किया जाता है, उस कोण को प्यारा बच्चा हम क्या कह देते हैं, उस कोण को हम प्यारा बच्चा घनकोण कह देते हैं। इस प्रकार से आप समझ ही चुके होंगे कि घनकोण की परिभाषा क्या लिखनी है। अब परिभाषा के बारे में हम चलते हैं, परिभाषा को लिखते हैं। घनकोण क्या होता है प्यारा बच्चा, किसी गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। घनकोण कहते हैं, ठीक है। प्यारा बच्चा क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि घनकोण क्या होता है, किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो भी कोण अंतरित किया जाता है, उस कोण को प्यारा बच्चा घनकोण कहते हैं, ठीक है। अगर शेप की बात आए तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ पर प्यारा बच्चा हमने क्या किया, हमने एक क्षेत्रफल जो है वो मान लिया। हमने क्या किया, हमने प्यारा बच्चा एक क्षेत्रफल मान लिया इस गोले के पृष्ठ पर। मान लो ये कोई क्षेत्रफल है जो हमने अंतरित कर लिया। ये क्षेत्रफल क्या करेगा, इस गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगा, और इस कोण को ही प्यारा बच्चा क्या कहते हैं, इस कोण को ही प्यारा बच्चा घनकोण कहते हैं, ठीक है। अब इसके अगर सूत्र की बात करें, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि घनकोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे घनकोण को ओमेगा से, किससे प्यारा बच्चा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और अगर इसके फार्मूले की बात करें, क्योंकि ये हमारा जो गोला था, इसका हमने कुछ अंश, ये पृष्ठ जो लिया है, ये हमने इस गोले के पृष्ठ का कुछ अंश लिया है, जो कि सूक्ष्म एक भाग हो गया, और सूक्ष्म भाग को हम प्यारा बच्चा इंडिकेट करते हैं डी ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा हमारा घनकोण है, लेकिन जब हमने पृष्ठ ही बहुत कम लिया है, तो पृष्ठ कम लेने के कारण जो घनकोण बनेगा वो भी हमारा बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होगा। यही कारण है कि हमने ओमेगा की जगह पर डी ओमेगा लिया है, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म घनकोण, ठीक है, बराबर। अब फार्मूले की बात करें तो सबसे पहले क्या किया था, हमने गोले के पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल लिया था। क्योंकि अगर हमारा घनकोण कम निकला है तो सीधा सा मैटर इसका यही है कि हमने एरिया जो इंक्लूड किया है यहाँ पर, वो भी क्या किया है, वो भी कम किया है, ठीक है। इसीलिए एरिया के आगे भी हमने क्या लगा दिया, प्यारा बच्चा डी लगा दिया। क्योंकि ये एक वृत्त के रूप में काटता है ना, ये बिल्कुल एक सर्कुलर टाइप से क्या करता है, एंगल को बनाता है। तो उस कंडीशन पर क्योंकि ये रेडियस आर रही होगी, ये रेडियस कितनी रही होगी, आर रही होगी, लेकिन सर्कुलर रूप में इसको क्या करते हैं, हम कट करते हैं,
यही कारण है यहाँ पर क्या हो जाता है प्यारा बच्चा, आर स्क्वायर हो जाता है। और ये जो है हमारा क्या है, वो फार्मूला है घनकोण का। ठीक है, अब मात्रक की बात आए तो प्यारा बच्चा इसका जो मात्रक है वो हमारा स्टेरेडियन होता है। ठीक है, घनकोण का मात्रक, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कितना होता है प्यारा बच्चा, स्टेरेडियन होता है। इसके बाद बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है प्यारा बच्चा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं इसीलिए आपको शायद वो टफ ना लगे, लेकिन अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो मेरे ख्याल से वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों वो मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए भी कहना चाहूंगा कि इस गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में हर जगह उसके फार्मूले का यूज होना है, तो इसीलिए जहां फार्मूला उसका यूज हो रहा है तो वो टॉपिक भी हमारा क्या है प्यारा बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज बोर्ड एग्जाम में उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसीलिए भी वो हमारा जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप उस टॉपिक से परिचित हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है प्यारा बच्चा वो टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या है प्यारा बच्चा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि हाई स्कूल में आप लोगों ने सबसे ज्यादा मेंशन किया होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि क्षेत्र का जो है वही स्थानांतरण होता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय फ्लक्स में बेटा चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाकी डिफिनेशन को अगर हम एक दूसरे से तुलनात्मक तरीके से देखें तो बिल्कुल सेम नजर आती है, कोई वहां पर ना फार्मूले में चेंजेस होते हैं, फार्मूला भी बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर वैद्युत क्षेत्र रखना पड़ता है, वैद्युत क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रखना पड़ता है। बाकी कोई ऐसा अलग से नहीं है जिससे हमें उसको याद करने में प्रॉब्लम हो जाए। जैसा कि अब वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स में क्या है, सबसे पहले हम आपके लिए क्या है डिजाइन करते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, ये प्यारा बच्चा क्या है, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में सीखा कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ बल रेखाओं का यूज होता है, कुछ फोर्स लाइन का यूज करते हैं, उन बल रेखाओं से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो वही बल रेखाएं हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र को शो करने के लिए। ठीक है, ये हमने प्यारा बच्चा क्या है कुछ बल रेखाएं बना दी। ये बल रेखाएं किसको शो कर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है, इसीलिए यहां पर मैंने दर्शाने के लिए लिख दिया ई वेक्टर। ई वेक्टर से हमें पता लगता है कि ये जितनी भी बल रेखाएं हैं ये सारी बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बी वेक्टर लिख देते तो बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाता। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका जो इंडिकेटर है वो बताएगा कि ये जो क्षेत्र है प्यारा बच्चा वो एक चुंबकीय क्षेत्र है या फिर एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ई वेक्टर है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मीन्स हिंदी में जो होता है वो वैद्युत होता है। यही रीजन है कि हम यहाँ से इसको क्या मानेंगे, इसको हम वैद्युत बल रेखाएं मानेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे प्यारा बच्चा, हमें कोई भी एक ऐसा प्रश्न क्या है इसके अंदर प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें से ये बल रेखाएं होकर क्या है गुजर रही है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये कुछ बल रेखाएं जो हैं प्यारा बच्चा वो इस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही हैं। वो क्या हो रही हैं, इस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही हैं। अब जितनी भी बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही हैं उन बल रेखाओं की काउंटिंग को ही प्यारा बच्चा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार से फिर से समझते हैं, जैसे कि हमने कुछ लाइंस खींची, इस लाइंस को शो करने के लिए मैंने ई वेक्टर लिख दिया। ई वेक्टर का मतलब ये हो गया ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये कौन सी बल रेखाएं होगी प्यारा बच्चा, ये वैद्युत बल रेखाएं होगी। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या किया, हमने एक पृष्ठ रख दिया, एक क्षेत्रफल रख दिया। अब इस क्षेत्रफल के अंदर से जितनी भी बल रेखाएं इनपुट से आउटपुट होंगी, इनसे आउट होंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही प्यारा बच्चा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं, कौन कौन सी निकल रही हैं हम उनको इंडिकेट करेंगे। ये प्यारा बच्चा क्या है, ये इतनी बल रेखाएं जो हैं वो प्यारा बच्चा इस क्षेत्रफल से होकर गुजर रही है, पासेस आउट हो रही है,
तो इन बल रेखाओं की संख्या को प्यारा बच्चा हम क्या कह देंगे, इन बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कह देंगे। प्यारा बच्चा क्या कह देंगे, वैद्युत फ्लक्स कह देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी जो है वो समरी है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चित्र के द्वारा समझकर उसकी थ्योरी को लिख सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स क्या है बेटा, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अगर कोई समझने की कोशिश करेगा तो इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से। एक फार्मूले से आपकी डिफिनीशन बनती है, एक फार्मूले से आपका नए सूत्र का उत्पादन होता है ना, नया सूत्र आप निर्माण कर सकते हो। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चित्र को थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। उसका रीजन ये है कि थ्योरी लिखते, जब भी हम थ्योरी इसको लिखेंगे तो कुछ प्लेस होना चाहिए जिसमें थ्योरी को पूरी तरह से हम अच्छी तरह से लिख पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया है। आशा करता हूं आपको चित्र बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के डिफिनीशन के बारे में। चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र लिया। क्योंकि इस वैद्युत क्षेत्र को चाहे हम एक समान माने या ना माने, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में अगर हम वैद्युत क्षेत्र को एक समान नहीं मानते हैं तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मान के चलेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मान के ही चल रहा हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चे आप लोग समझ चुके होंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। एक बार से फिर से देखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसा ही मैंने चित्र के द्वारा समझाया कि कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई पृष्ठ रख दिया। अब उस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन सभी की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला के निर्माण की। तो प्यारा बच्चा सबसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया, इसलिए हम वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे ई वेक्टर। इसके बाद में हमने क्या रखा, हमने कोई पृष्ठ रख दिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल चूंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है ना, पृष्ठ हमारा वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। और उस कंडीशन पर जब हमने क्षेत्रफल की परिभाषा पढ़ाई थी, क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया आज ही के दिन, अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पर मैंने बताया कि अगर कोई क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र में रखा है तो वो भी सदिश हो जाता है, इसीलिए एरिया के ऊपर भी वेक्टर लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होगा वो एक अदिश होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा प्यारा बच्चा क्या होता है, दो सदिशों की मल्टीप्लायर जो होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, एक अदिश राशि निकल के आती है, जिसे हम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं बेटा फाई से। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र से संबंधित वैद्युत फ्लक्स है, इसीलिए इसके नीचे ई लगा देंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का प्यारा बच्चा फार्मूला है। अगर हम वेक्टर को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उस कंडीशन पर जैसे ही वेक्टर रिमूव होगा उस कंडीशन पर एक एंगल जो है वो आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, एक एंगल आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे। और यहाँ पर एक नया फार्मूला आ जाएगा फाई बराबर ई इंटू के कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब बात करेंगे इसके मात्रक की। सबसे पहले लिखेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक। अब प्यारा बच्चा इसके कई सारे मात्रक होते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको मात्रक निकालने का तरीका बताते हैं, मात्रक हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने दो पढ़ रखा है। एक हमने पढ़ रखा है न्यूटन प्रति कूलम, उस कंडीशन पर इनटू में एरिया भी तो है प्यारा बच्चा। जब इनटू में एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस कंडीशन पर इसका जो मात्रक एक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बनेगा। एक इसका दूसरा भी प्यारा बच्चा मात्रक है, एक इसका दूसरा भी मात्रक है। कैसे? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक हमने प्यारा बच्चा पढ़ रखा है वोल्ट प्रति मीटर, है ना। एक मात्रक वैद्युत क्षेत्र का हमने ये भी पढ़ रखा है वोल्ट प्रति मीटर। और उस कंडीशन पर आगे एरिया है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। यहां पर मीटर से एक मीटर चला जाएगा तो प्यारा बच्चा बचेगा वोल्ट क्रॉस मीटर या वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इसका जो है वो एक मात्रक है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है, होता है। कभी कभी प्यारा बच्चा इसका विमीय सूत्र भी पूछ लेता है, ठीक है। विमीय सूत्र भी इसका इंपॉर्टेंट है। अब विमीय सूत्र जैसा कि आप सभी लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, चाहे आप यहां से विमीय सूत्र निकालें चाहे वहां से निकालें, विमीय सूत्र किसी भी फार्मूले द्वारा निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम न्यूटन की बात करें, न्यूटन बल का मात्रक होता है प्यारा बच्चा, और बल का अगर विमीय सूत्र की बात करें तो हमारा होता है एम एल का एम एल टी की पावर -2। ये बल की विमा हो गई। कूलाम की विमा प्यारा बच्चा एटी होती है, कूलाम की विमा एटी होती है, गुणा में एम, एम आपका क्या है मीटर, मीटर मतलब दूरी, तो इसका हो जाता है लेंथ का स्क्वायर। इस कंडीशन पर हम देखेंगे प्यारा बच्चा कि हमारा कौन सा डिजिट जो है, कौन सा अल्फाबेट कितनी बार आया हुआ है। एम की बात करें तो एक बार, एल एक जगह पर यहाँ पे आया है, स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2 और 1 कितना हो गया, एल की पावर 3 हो गया प्यारा बच्चा। टी की पावर -2 पहले से ही है, एक टी यहाँ से ऊपर जाएगी वो भी पावर में माइनस में आएगी तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारा प्लस का है लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात इसका जो विमीय सूत्र है प्यारा बच्चा वो क्या होता है, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र कितना प्यारा बच्चा अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में एग्जाम में पूछ भी लेता है। लेकिन मेन अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात हम करें तो बेटा डेरिवेशन करने में ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि डेरिवेशन में इसके फार्मूले का जो है वो यूज बहुतायत मात्रा में होता है। हर डेरिवेशन में इसके फार्मूले का जो है वो जो है इसका प्रयोग होता है। इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यारा बच्चा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गॉस की प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्यारा बच्चा गॉस की प्रमेय, या फिर हम कह सकते हैं गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। प्यारा बच्चा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम जो है वो एक वैज्ञानिक गॉस थे उनके द्वारा लागू किया गया था। दरअसल उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ माना, ठीक है। अर्थात यहां से हम समझ सकते हैं कि काल्पनिक गोलीय पृष्ठ मानने का पर्पस यही रहा होगा, उन्होंने गोलीय कोष के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए होगी। लेकिन यहां पर अगर बात करें गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम की, तो बेटा ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू होता है जो कि पूरी तरह से बंद है, ठीक है। जैसे गोला, घन, घनाव, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है ये लागू होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ये गॉस की प्रमेय जो है वो लागू होती है, ठीक है। अदरवाइज ये लागू नहीं होती है, याद रखेंगे।
तो गॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ पर जो क्या है आवेश की मात्रा या उसके द्वारा निकलने वाले फ्लक्स की गणना करी थी, ठीक है, या उसके बारे में पर्पस से जो है वो नियम दिया था। ठीक है, बात करेंगे गॉस के प्रमेय की। अब गॉस की प्रमेय के बारे में इन्होंने क्या बताया, वैज्ञानिक गॉस ने क्या बताया था, उन्होंने बताया जैसे कि ये कोई गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ लाइक एस गोला, स्फेरिकल, ठीक है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां पर इसमें क्या करना है, उन्होंने बताया कि इस गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स फाई होगा, क्या होगा प्यारा बच्चा, कुल फ्लक्स फाई ई, वो प्यारा बच्चा इस गोले पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। यानी किसी भी गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस गोले पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की थ्योरी थी, ये गॉस का नियम था, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में, बात करते हैं गॉस के नियम के बारे में और लिखते हैं कि गॉस का नियम क्या था प्यारा बच्चा, किसी गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है प्यारा बच्चा, एक बार से फिर से देखेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम किससे संबंधित था। जैसा कि मैंने बताया कि गॉस का नियम जो था वो किसी गोलीय पृष्ठ या किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता था, जैसे कि घन, घनाभ और गोला, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये लागू होता है। इसमें प्यारा बच्चा है क्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स है वो उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम था। अगर इस थ्योरी के हिसाब से फार्मूले को डिजाइन करें तो प्यारा बच्चा यहां पर हम लिखने वाले हैं कुल फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा प्यारा बच्चा, Q/ε0, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय थी। अगर प्यारा बच्चा सिर्फ गॉस की प्रमेय लिखने के लिए आती है तो प्यारा बच्चा ये 1 नंबर में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको सत्यापन करने की बात आती है, इसको सत्यापित करने की बात आती है या इसके अनुप्रयोग आते हैं तो प्यारा बच्चा को 3 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का आधार है, ठीक है। ये जो हेडिंग है प्यारा बच्चा वो क्या है, वो इस चैप्टर का आधार है। चलिए बात करते हैं अब सत्यापन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सत्यापन की। बात करेंगे प्यारा बच्चा इस सूत्र के सत्यापन की। सत्यापन के लिए प्यारा बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई एक गोलीय ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि ये क्या है, ये कोई एक गोलीय ऑब्जेक्ट है। अब इस गोलीय ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या करना है प्यारा बच्चा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसका, इस गोले का कोई ना कोई सेंटर केंद्र होगा, उस केंद्र पर हम क्या देंगे, +Q आवेश देंगे। प्यारा बच्चा उस केंद्र पर हम +Q आवेश देंगे। आवेश देने से क्या होगा, इस आवेश से जितनी भी बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी वो जैसे ही इस गोले के बाहर निकलेगी वो सारी काय में चेंज हो जाएंगी, वो सभी की सभी वैद्युत फ्लक्स में चेंज हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्शन जो +Q की होती है, आवेश खुद में एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बेटा चारों तरफ निकलेंगी। अगर आप किधर भी पॉइंट P को, ठीक है, मानते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि मान लो कि पॉइंट P जो आपका है वो यहाँ पर है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है प्यारा बच्चा, हमने मान लिया कि पॉइंट जो P है तो यहाँ पर है, जहां पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो बेटा इधर ही आपकी वैद्युत क्षेत्र की जो क्या हो जाएगी वो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और इस लाइन से P को मिला देंगे। ठीक है, P को मिलाने पर हम लिख देंगे कि ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये पॉइंट P है जिस पर क्षेत्रफल कितना उपस्थित है, डीए वेक्टर उपस्थित है। अब यहाँ पर आप सभी बोलेंगे कि डीए वेक्टर हमने क्यों लिया, क्योंकि गोले का जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो प्यारा बच्चा कैपिटल ए होगा, लेकिन जब इसकी किसी पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट एक छोटा सा क्षेत्रफल होगा, उस गोले का कोई पार्ट होगा जिसका क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म क्षेत्रफल को हमेशा व्यक्त करने के लिए हम आगे क्षेत्रफल के डी लगा देंगे। ठीक है, या किसी भी राशि के आगे डी लगा देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो राशि एक बहुत ही छोटी अमाउंट में है, एक बहुत ही छोटी संख्या में है। ठीक है, तो इस डीए वेक्टर से जितना भी फ्लक्स गुजर रहा है उस फ्लक्स की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे डीए वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स, डीए वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स। जब प्यारा बच्चा डीए वेक्टर से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करते हैं तो प्यारा बच्चा ये क्या होता है, ये हमारा फ्लक्स जो निकलेगा वो भी हमारा छोटी अमाउंट में निकलेगा, इसीलिए इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे प्यारा बच्चा, हम डी लगा देंगे। तो डी पाई बराबर हो गया हमारा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो हमारा एक समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैद्युत क्षेत्र पूरा ऑब्जर्व होगा। इसी कारण से ई के आगे हमने कोई भी डी शब्द का जो डी अक्षर का यूज नहीं किया है, डी अल्फाबेट का यूज नहीं किया है। यहाँ पर क्षेत्रफल ही कम है हमारा, इसीलिए क्षेत्रफल के आगे हमने डी लगा दिया है, क्योंकि दोनों सदिश हैं, इसीलिए वेक्टर का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। जैसा कि वैद्युत फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि वेक्टर को अगर हम हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाता है, एक एंगल साथ में जुड़ जाता है जिसको हम cos थीटा कहते हैं, जिसको प्यारा बच्चा हम क्या कहते हैं, cos थीटा कहते हैं। अब बात करेंगे cos थीटा की। अब cos थीटा में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने बोला था कि जिधर भी आप लाइन खींचोगे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट P और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, इसीलिए जो थीटा होगा प्यारा बच्चा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 90 डिग्री। और जब थीटा हमारा 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि 90 के लिए बेटा यहाँ पर ये एक ही लाइन पर है ना, पी भी इधर ही है और ई भी इधर ही है, डीए भी इसी लाइन पे है, तो तीनों एक ही लाइन में होने के कारण थीटा यहाँ पर कितना हो गया, थीटा यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। और जब थीटा 0 है तो उस कंडीशन पर cos 0 कितना होता है प्यारा बच्चा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो डी फाई निकल के आएगा वो प्यारा बच्चा ई इंटू डी ए निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा, वो प्यारा बच्चा ई इंटू डी ए निकल के आएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम क्षेत्रफल को पूरा ले लें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवेश इस गोले के अंदर बंद है और आवेश से सभी दिशाओं में बल रेखाएं निकलेगी, तो इसका मतलब है कि पूरे पृष्ठ से बल रेखाएं निकलेगी। अगर बात करेंगे कुल फ्लक्स की तो हमें पूरा पृष्ठ लेना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से। हम क्या निकलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से। अब जब बात प्यारा बच्चा संपूर्ण पृष्ठ से की आएगी तो डी जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप पूरा एरिया ले रहे हो तो डी की कोई जरूरत नहीं। उस कंडीशन पर फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू ई। क्योंकि आप सभी लोगों ने पहले चित्र में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ रखा है, जो कि हमने पढ़ा था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला आपने पहले चैप्टर में जो पहला डेरिवेशन है वो इसी का पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमने क्या रखा था, हमने कोई प्लस Q आवेश ही तो इसके सेंटर पे रखा था, और क्योंकि ये यूनिट जो है वो स्थिर आवेशों के लिए है, स्थिर आवेशों के लिए यूनिट होने का मतलब यहाँ पर यही है कि ये आवेश बिंदुवत रखा होगा। जब आवेश बिंदुवत रखा होगा तो इसमें तीव्रता का जो फार्मूला लगेगा वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फार्मूला लगेगा। समझ गए। बात आती है एरिया की।
अगर बात करें हम एरिया की प्यारा बच्चा, तो ये आपने एक गोला बनाया है। क्या बनाया है प्यारा बच्चा? एक गोला बनाया है। और गोले का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है प्यारा बच्चा, वो हम सभी जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम मान लें कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, जो गोला है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उस कंडीशन पर जो एरिया का फार्मूला होगा प्यारा बच्चा, वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, और उस कंडीशन में फाई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, और एरिया हमारा है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई लग जाएंगे, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चले जाएंगे। उस कंडीशन पर फाई की जो वैल्यू आएगी प्यारा बच्चा, ऊपर से क्यू और नीचे से एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। ठीक है, ऊपर से क्यू आएगी और नीचे से एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। और यही प्यारा बच्चा क्या है, यही प्यारा बच्चा गॉस की प्रमेय थी, जो कि हमने ऊपर पढ़ रखी थी। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय का सत्यापन है। अगर सत्यापन भी साथ में पूछा जाता है तो प्यारा बच्चा ये क्वेश्चन 2 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, और इसको तैयार करते हुए, बिल्कुल जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए उस चैप्टर को तैयार करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, जिन्होंने या जिनका काम अपूर्ण है, अभी जो कार्य है वो अपूर्ण है, वो वीडियो को रोक रोक कर अपना काम जो है, जो कार्य है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे, रोक रोक कर काम पूरा कर लेंगे। क्योंकि आशा करता हूं आप लोगों को जो बोर्ड का है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट में आप लिख देना कि सर जो आपका स्क्रीन व्यू है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, बेटा अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, इस पूरे डेरिवेशन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारा बच्चा। अगला क्वेश्चन गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों से संबंधित है। क्योंकि गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। और जिस पर इंपॉर्टेंट लगवाया जाए वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ लेना कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आएगा ही आएगा। जैसा कि प्रीवियस ईयर जो भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं, जिन्होंने अभी 2026 में एग्जाम दिए हैं, आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं, आप उन बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि एक दिन पहले जो पूरा पेपर पढ़ाया था वो पूरा का पूरा पेपर जो है आपका एग्जाम हॉल में मिल गया। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगवाया था। वो सारे क्वेश्चन जो है आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टीचर जो होता है उसको पेपर में क्या आने वाला है उसका एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या है, आप लोग धैर्य पूर्वक पढ़ते रहिए। कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको जिन क्वेश्चंस को बताया जाए कि इन क्वेश्चंस को वेल तरीके से आप क्या करेंगे, तैयार कर लें, तो उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें। ठीक है, बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब पहला जो अनुप्रयोग है प्यारा बच्चा, वो अनुप्रयोग है हमारा अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के
एक समान आवेशित अचालक तार के कारण, एक समान आवेशित अचालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। प्यारा बच्चा, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है तैयार करेंगे। ये जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है ये इंपॉर्टेंट है इस 2027 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चूंकि ये लाइन तिरछी आ रही है तो इसको जरा एक बार से संभालने का प्रयास करूंगा मैं। एक समान आवेशित एक समान आवेशित अचालक तार, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक। ठीक है। अब प्यारा बच्चा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अचालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए, आप डाल लीजिएगा इसको 2027, ठीक है। अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आएगा 100% आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। शेप जो बनेगी वो कैसे, जैसे कि हमने ये क्या लिया, हमने एक कोई अचालक तार ले लिया। इस अचालक तार की लंबाई अनंत है, लेकिन इसकी कुछ लंबाई को हमने मेंशन किया है जो कि हमारी एल है। अचालक तार की क्वालिटी क्या होती है प्यारा बच्चा, अचालक तार में जो आवेश होता है वो उस तार के या उस वस्तु के अंदर उपस्थित होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन हम बनाएंगे तो वो साइन इसके अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। वो साइन हम क्या बनाएंगे प्यारे बच्चा, वो साइन हम इस तार के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, क्योंकि अगर ये वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आवेशित है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसका एक अपना स्वयं का एक काल्पनिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये एक काल्पनिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ये माना गया है, ठीक है। अब दरअसल क्या है, इस तार की लंबाई जो हमने मानी थी वो कितनी मानी थी प्यारा बच्चा, वो लंबाई हमने एल मानी थी। इस चालक तार की लंबाई हमने एल मान ली। वैसे तो अनंत लंबाई का चालक तार है, लेकिन हमने जो इंक्लूडिंग एरिया लिया है वो एल लंबाई ली है, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, इस तार के सेंटर को मैंने मेंशन किया, जिसे ओ नाम दिया, और वहां से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी को इंक्लूड किया है, ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया है वहां पर कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया को हम लिखेंगे डीए वेक्टर, क्योंकि सूक्ष्म एरिया होगा। ये डायरेक्शन जो जाएगी वो डायरेक्शन जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। बात करते हैं, क्योंकि अब ये आकार जो बना है प्यारा बच्चा वो एक बेलन के आकार का बना है ना। ये जो आकार हमें दिखाई दे रहा है वो आकार हमें एक बेलन के आकार की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम पृष्ठों की बात करें तो सिर्फ एक ही पृष्ठ नहीं होगा, है ना। यहाँ पर दो तरह के पृष्ठ पाए जाते हैं, जैसे कि एक आपका हो गया वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ ये वाला एरिया होता है, और दो वृत्तीय पृष्ठ तैयार होंगे जो कि हमारे आमने और सामने के होंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे की जो डायरेक्शन में एरिया है यहाँ पर, ये हमारे वृत्तीय है और ये हमारा क्या है, वक्रीय है।
क्योंकि आपको पता है कि आवेश से बल रेखाएं तो सभी दिशाओं में निकलती हैं, और जब सभी दिशाओं में बल रेखाएं निकलेगी तो ये दो एरिया भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। चूंकि डायरेक्शन की बात आती है, चूंकि किसकी बात आएगी, अब डायरेक्शन की बात आएगी, तो प्यारा बच्चा हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, दूसरे पृष्ठ की डायरेक्शन नीचे की ओर है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की अगर दिशा की बात करें तो प्यारा बच्चा यहाँ पर जैसे डिनोट किया गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और जब वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो जिस दिशा में आप वैद्युत क्षेत्र को मानोगे, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को जिस दिशा में मानोगे, आपको फिर सारी डायरेक्शंस वैद्युत क्षेत्र की उसी दिशा में माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि यहाँ पर भी अगर इस पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो प्यारा बच्चा ये उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमने पहली बार में मेंशन करे थे। इस कंडीशन पर अगर हम एंगल की बात करें प्यारा बच्चा, तो ये जो एंगल हमें प्राप्त हो रहा है ये 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, दूसरी कंडीशन में भी एंगल हमें 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। ये दोनों पृष्ठों, जो आपके वृत्तीय पृष्ठ है, दोनों वृत्तीय पृष्ठों के लिए जो एंगल प्राप्त हुआ प्यारा बच्चा वो 90 डिग्री प्राप्त हुआ। बात करेंगे दूसरे एंगल की, वक्र पृष्ठीय एंगल की, तो वो हमें थीटा जो प्राप्त होगा प्यारा बच्चा, वो हमें प्राप्त होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर दो लाइन हम लिख देंगे, हम लिखेंगे उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में वृत्तीय पृष्ठों, वृत्तीय, चूंकि ये बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसको दोबारा से लिखने का प्रयास करूंगा, चूंकि वृत्तीय पृष्ठों का वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण 90 डिग्री है, अतः वृत्तीय पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स, वृत्तीय पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि जो चित्र हमने बनाया है ये हमेशा जब भी आप कॉपी में लिखेंगे तो इस चित्र को ऊपर बनाएंगे हमेशा। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनेगा, उसके बाद उसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है उपरोक्त, जो ऊपर दिया है उस चित्र में वृत्तीय पृष्ठों का वैद्युत क्षेत्र के साथ में कोण कितना है बेटा, वो 90 डिग्री है। और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो कहां पर शून्य होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ा है बेटा, सिंपल फार्मूला पढ़ा है, E इंटू ए कॉस थीटा, है ना। अब चूंकि बात वृत्तीय पृष्ठों की है तो हमारे पास कितने कंसीडर किए गए, एक और दो वृत्तीय पृष्ठों की बात करेंगे तो दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर अगर एंगल की बात करें प्यारा बच्चा तो एंगल 2E इंटू ए कॉस 90 बन जाएगा, और चूंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यारा बच्चा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इस पर्पज से जो फाई ई हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, वो प्यारा बच्चा 0 प्राप्त होगा। समझ गए, यही रीजन है कि वृत्तीय पृष्ठों से यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम वक्रीय पृष्ठ से, वक्रीय पृष्ठ से। अब वक्रीय पृष्ठ से कंडीशन प्यारा बच्चा क्या बनने वाली है, चूंकि फ्लक्स का, चूंकि एक ही पृष्ठ है, और जब एक ही पृष्ठ है तो E इंटू ए कॉस थीटा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। फाई बराबर E इंटू ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसमें एंगल की बात करें तो एंगल हमारा 0 डिग्री है। जब एंगल 0 है, थीटा कितना है प्यारा बच्चा, 0 है, तो उस कंडीशन पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यही रीजन है कि जो हमारा फाई ई आएगा निकल के प्यारा बच्चा, वो कितना निकल के आएगा, E इंटू ए निकल के आएगा। ठीक है, वो कितना निकल के आएगा, cos 0 लिख दो यहाँ पर, और फाई ई जो हमारा आएगा वो आएगा E इंटू ए। क्योंकि हमें बेटा प्राप्त क्या करना है बच्चा, हमें प्राप्त करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो इस ई के साथ में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ई की जगह पर कोई वैल्यू हमें पुटान नहीं करनी है, क्योंकि ई की वैल्यू हमें खुद प्राप्त करनी है। चूंकि ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग है, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में प्यारा बच्चा हमने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि फाई ई जो बराबर है, बेटा फाई ई जो बराबर है वो बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू पुट कर दो फाई ई की जगह पर, और उस कंडीशन पर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ई। अब बात करते हैं एरिया की। चूंकि यहाँ पर हमें जो आकार प्राप्त हो रहा है वो आकार हमें प्राप्त हो रहा है किसी बेलन का। बेलन का एरिया की बात करेंगे, क्योंकि बेलन का पूरा एरिया का सूत्र जो होता है वो बेटा अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया का सूत्र इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि वृत्तीय पृष्ठों पर तो हमारा वैद्युत फ्लक्स जीरो ही है, हमें फ्लक्स फाइंड करना ओनली वक्र पृष्ठ से। तो यहाँ पर प्यारा बच्चा जो सूत्र लगेगा एरिया का वो लगेगा वक्र पृष्ठ का। ठीक है, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? किसी बेलन का वक्र पृष्ठ ए बराबर होता है प्यारा बच्चा 2 पाई आर। अगर हाइट होती तो एच लिखते, चूंकि यहाँ पर लंबाई है इसीलिए एल लिखेंगे। ये वैल्यू भी यहाँ पर पुटान कर दो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल। इसके बाद में हम क्या करेंगे प्यारा बच्चा? इसके बाद में यहां पर 2 पाई आर एल को सेकेंड साइड में उठा के लेके आएंगे, तो सेकेंड साइड में जब उठा के लेके आएंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए यहां पर इस चित्र को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, और ये प्लस को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलो इनको हटाई दो। ठीक है, इसके अंदर हम प्लस दोबारा से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब करना क्या है प्यारा बच्चा? इसके बाद में बच्चा 2 पाई आर एल को एक साइड में लेकर आएंगे तो ई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हमें मिलती है, क्या प्यारा बच्चा मिलती है? हमें पता है कि क्यू अपान जो एल होता है वो बराबर होता है लैम्डा के। ठीक है, क्यू अपान एल किसके बराबर होता है? लैम्डा के। लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व अर्थात एकांक लंबाई पर या किसी लंबाई के चालक तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आपका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे प्यारा बच्चा? हम यहाँ पर ई बराबर लिखेंगे, क्योंकि क्यू अपान एल जो है ये जो राशि है वो लैम्डा बन गई, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है? ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर इसको थोड़ा सरल तरीके से लिखे तो 2 से गुणा और भाग कर दीजिए, 2 से गुणा भी करिए, गुणा भाग करने पर तो उस कंडीशन पर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है प्यारा बच्चा, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो प्यारा बच्चा तो उस डाउट को क्लियर कर दो। ठीक है, अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्यारा बच्चा उस डाउट को क्लियर कर ले। ठीक है, इसके बाद 3 इक्वेशन हम और पढ़ेंगे। इक्वेशन हालांकि बहुत है आगे, लेकिन आज टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, तो सिर्फ 3 डिफिनीशंस मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि इस चैप्टर में जो डिफिनीशन वो थी लगाने को रेखीय आवेश घनत्व की, वो मेरे माइंड से थोड़ा सा उतर गया था टॉपिक, तो यही कारण था कि थोड़ा सा लेट हो गए, है ना। क्वेश्चन एक पढ़ा दिया, अब मेरे माइंड में आया है, तो तीनों डिफिनीशंस को एक साथ पढ़ लेंगे जिससे कि बाद में कोई भी डिफिनीशन हमारी छूटे ना। एक तो आपके रेखीय आवेश घनत्व,
दूसरी आपकी है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा आपका है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसा कि अभी जो हमने पढ़ा था डेरिवेशन, उसमें रेखीय आवेश घनत्व की आवश्यकता पड़ी थी। क्योंकि डिफिनेशन इतनी हार्ड है नहीं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात आती है बेटा रेखीय की। शब्द यहाँ पर रेखीय दिया है। रेखीय का सीधा मतलब क्या है? किसी रेखा से। रेखा में बेटा जैसे चीटियां चलती हैं, बिल्कुल उसी रेखा में हमारे तार की लेंथ होती है। क्योंकि किसी तार की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसकी चौड़ाई को लगभग नगण्य मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर किसी चालक तार में किसकी बात होगी? किसी आवेश की बात होगी। क्योंकि घनत्व जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? वो उसके अंदर आने वाली मात्रा होती है ना। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ठूस ठूस कर जितना भी आप भर सकते हो वो उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की। तो हम लिखेंगे किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सूत्र इसका होता है प्यारा बच्चा लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। बात करेंगे इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक प्यारा बच्चा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। क्यू का मात्रक कूलाम होता है। क्यू का मात्रक प्यारा बच्चा कूलाम होता है। और लंबाई का मात्रक जो होता है प्यारा बच्चा वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वो मीटर होता है। तो इसका मात्रक बेटा कूलाम प्रति मीटर हो गया। अगर बात करते हैं विमा की, अगर बात करते हैं प्यारा बच्चा विमा की, तो आवेश की विमा एटी होती है। आवेश की विमा एटी होती है। लंबाई की विमा एल होती है। उस कंडीशन पर रेखीय आवेश घनत्व की विमा हो जाएगी एल इनवर्स टी। ये सिक्वेंसिक है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा कलर में चेंज कर दे रहा हूं जिससे ये थोड़ा सा आकर्षक लगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की। इसके बाद प्यारा बच्चा बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व प्यारा बच्चा क्या है? इसमें पृष्ठ से संबंधित चीज है। तो पृष्ठ में बेटा क्षेत्रफल होता है। तो हम लिखेंगे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व
कहते हैं। इसे प्यारा बच्चा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्यारा बच्चा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूले की बात करें प्यारा बच्चा तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। ठीक है, फार्मूला प्यारा बच्चा हो जाएगा सिग्मा बराबर Q अपॉन E। मात्रक की अगर बात करी जाए, अगर बात करते हैं मात्रक की, तो Q का मात्रक बेटा कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और बात दूरी की करें तो क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा वो बेटा मीटर स्क्वायर होता है। वो कितना होता है? वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात करेंगे विमा की, बात करेंगे प्यारा बच्चा विमा की, तो आवेश की विमा जैसा कि अभी हमने पढ़ा AT होता है, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा जो हमारी होगी वो L स्क्वायर होगी। जब भी हम अपॉन से किसी चीज को ऊपर की ओर लाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाती है, पावर जो है वो माइनस में आ जाती है, तो -2 हो जाएगा TA। ये इसका विमीय सूत्र हो गया है। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे प्यारा बच्चा? कलर चेंज करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम आयतन आवेश घनत्व की। तो आयतन आवेश घनत्व प्यारा बच्चा क्या है? अब आयतन किसी वस्तु के अंदर होता है, इसलिए किसी वस्तु के एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्यारा बच्चा अगर इसे प्रदर्शित करने की बात आए तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात आए तो बेटा रो बराबर Q अपॉन V। ठीक है, बात मात्रक की करते हैं तो मात्रक इसका बेटा हो जाएगा कूलाम प्रति। आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3, तो इसीलिए मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। बात करेंगे विमा की, बात करेंगे प्यारा बच्चा विमा की। तो आवेश की विमा जैसा कि हम ऊपर लिखते हैं कैपिटल AT, और आयतन की विमा L की पावर 3। ठीक है, जब पावर को ऊपर लेकर आएंगे तो L की पावर -3 TA। ये इसकी विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, इसका भी हम थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रिसाइज करो थोड़ा सा, और इसका भी कलर चेंज कर दे रहा हूं। अब ये जो थ्योरी है आपकी, आधी थ्योरी निपट चुकी है, आधा चैप्टर आपका कंफर्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है। इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा किसी और दिन कराएंगे, जैसे टाइम मिलेगा एक वीडियो और बनाएंगे, और उसमें आगे की जो भी थ्योरी आपकी बची, जो भी डेरिवेशन बचे हुए हैं वो कराई जाएगी। और क्लास के अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पूरी तरह से सावधानी पूर्वक हम होली का त्योहार मनाएंगे, और खुशी के साथ जैसे हम गए थे वैसे ही क्लास को वापस आएंगे इस हॉलीडे के बाद। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।